बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। आज एक वाकया नाखुशगवार पेश आया और 38 लोग इसमें जाँ बहक हो गए। यहाँ पे इतला दिए कि खैबर पख्तूनख्वा के कबायली ज़िले करम में ये वाकया पेश आया जहाँ पे मुसाफिर गाड़ियों पे फायरिंग की गई। एक नहायत नाखुशगवार वाकया जिस पे हम जितनी मजम्मत करें कम है। और एक तरफ अगर मुल्क के ये हालात हैं, एपेक्स कमेटी का इजलास होता है, तरीके हम तमाम आजमा रहे हैं कि चीज़ें बेहतर हो सके, लेकिन हालात काबू में नहीं है। एक तरफ 24 नवंबर को PTI की कॉल और उस कॉल के लिए तकरीबन 20,000 से ज़ायद की नफरी इस्लामाबाद तलब कर ली गई है। मुख्तलिफ इकदाम हो रहे हैं। जब इसी तरह से तमाम लॉ एनफोर्सेस एजेंसीज को एक तरफ लगाया जाता है तो फिर दूसरे मामलात को किस तरह से हैंडल किया जा रहा है? क्या ये एक क्वेश्चन मार्क नहीं है कि जनाब किस तरह से हम अपनी चीजों को चला रहे हैं और क्या हमारी प्लानिंग्स इतनी स्ट्रांग हैं कि आगे हम इन मामलात को निपट सकें? दूसरी तरफ केपी के हालात के मामले में जो इस वक्त की मौजूदा हुकूमत है वो पहले भी सवाल उठाती रही है कि वजीर आला केपी के जो इस वक्त सियासी तौर पर बड़े सरगर्म नजर आते हैं, क्या वो अपने सूबे को उस तरह से देख रहे हैं जिस तरह से देखना चाहिए? दूसरी सूरत में ये कहा जा सकता है कि इस वक्त PTI के पास भी अगर कोई ऐसा शख्स है जो कि पब्लिक को एक तरफ जमा कर सकता है, उसमें सियासी तौर पर सिर्फ अमीन अली गंडापुर साहब ही हैं जो चीजें लेके आगे चल रहे हैं उस तरह से जैसा कि डिमांड है पाकिस्तानी सियासत की। और इस वक्त PTI की कॉल को ये कहा जा रहा है जनाब कि ये एक फाइनल कॉल जरूर कहा जा रहा है, लेकिन यहाँ पे ये तनकीद जरूर होती है कि PTI के पास जब कोई और चारा नहीं होता तो अपने कारकुनों को जमा करने के लिए वो एक कॉल जरूर देता है। इस वक्त जो मुतालबात कहे जा रहे हैं, क्या वो मुतालबात अगर मुज़ाकरात की सूरत में मान लिए जाते हैं पहले ही, तो क्या ये पॉसिबल है कि आगे 24 नवंबर की कॉल को वापस लिया जाए? और क्या ये मुतालबात ऐसे हैं कि हुकूमत उनको मान सकती है? इस वक्त सूरत हाल नजर आ रही है सियासी तौर पे जो मुकदमात कायम किए गए और जो लोग असीरान हैं इस वक्त जेलों में हैं, उनमें से कितने लोग वाकई आप कह सकते हैं कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का निशाना बने हैं, बाकी उन पर कोई मुकदमात साबित किया जा सकता है कि पॉलिटिकली या कोई और वजूहात भी हैं। इसमें अगर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की बात की जाए तो PTI ये कहती है जनाब इमरान खान साहब भी जितने मुकदमात हैं वो भी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की ही एक मिसाल है। हालांकि जो मुकदमात चल रहे हैं उसमें मौजूदा हुकूमत का ये ख्याल है कि जिस तरह तोशा खान और 2 के हवाले से बरियत दे दी गई, लेकिन बरियत का मतलब हरगिज ये नहीं है कि जनाब केस खत्म हुआ, केस अभी भी आगे चलेगा आगे। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे अलकादी ट्रस्ट वाला केस वो कहते हैं जनाब ये ओपन एंड शट केस है, इसको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन या सियासी तौर पर असीर बनाने वाले केसेस में शामिल नहीं किया जा सकता। ओवरऑल जो सूरत हाल है पाकिस्तान में, वहां पे इकोनॉमी आप ले लें या फिर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ले लें या पॉलिटिकली इस वक्त जो एक क्योस हमें नजर आ रहा है, ये वजूहात क्या है और आगे क्या होगा, तमाम मौजूद पे बात करेंगे। मुझे इस वक्त ज्वाइन किया है नुसरत वाहिद साहिबा ने। आपका ताल्लुक PTI से है, साथ साथ मुझे ज्वाइन करेंगे आज असद महमूद साहब, आप तजियाकार हैं, और मुझे ज्वाइन करेंगे ब्रिगेडियर फारूक हमीद खान साहब, आप तजियाकार हैं। नुसरत भाई साहब आपकी तरफ चलते हैं। इस वक्त जो 24 नवंबर की कॉल है उसमें कुछ इत्तलात ऐसे भी हैं कि वैसे तो बानी PTI से किसी के मिलने की इजाजत नहीं है, लेकिन इस वक्त जिस तरह बैरिस्टर गौहर साहब और अमीन अली गंडापुर साहब की मुलाकात हुई है वो भी किसी मुज़ाकरात होने की नवीद है और खास तौर पर किसी का पैगाम लेके इस वक्त बानी PTI के पास जाया गया है और कहा गया है कि जनाब हो सकता है कि 24 नवंबर की कॉल को वापस ले लिया जाए। आपके पास क्या इत्तलात हैं और आपका क्या मौक़िफ़ है इस हवाले से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया अपने प्रोग्राम में मुझे इनवाइट करने का। देखें, ये 24 नवंबर की कॉल को बिल्कुल वापस नहीं लिया जाएगा। ये हमारा बिल्कुल फाइनल कॉल है ये, क्योंकि बहुत दफा ऐसा हुआ कि हमने जलसे जुलूस किए, प्रोटेस्ट किए, और डिस्पाइट के जितने कंटेनर उन्होंने खड़े किए, जितनी तकरीबकारी की, आंसू गैस और बुलेट्स और पता नहीं क्या क्या, कुछ जो भी इनके पास हथियार हैं वो सब इस्तेमाल किए गए। लोग बेइंतहा जख्मी भी हुए, हॉस्पिटल भी गए, पता नहीं क्या क्या कुछ हुआ, लेकिन ये लोग किसी तरह कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जहां तक अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर साहब की बात है, उनके लिए जाहिर है दरवाजे खोले गए। तो किसने खोले दरवाजे? उनसे तो मुलाकात करने दी नहीं जाती। इतना अरसा वो बेचारे एफर्ट कर रहे होते हैं, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं करने दी जाती। परसों 2 घंटे की मुलाकात हुई है, फिर वो लोग निकले, फिर कहाँ गए किसी को नहीं पता, क्या बातचीत हुई, किससे हुई, फिर उसके बाद फिर दोबारा गए, फिर उनसे दोबारा बातचीत हुई खान साहब से। तो ये एक प्रोसेस है जो कि चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद जब अदालत ने उनको रिहाई दे दी, क्योंकि जहां तक मैं समझती हूँ, मैं लॉ की स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन मुझे इतना पता है कि किसी भी एक चीज में एक मुकदमा होता है। ये नहीं हो सकता कि तोशा खाना 1 2 3 4
पता नहीं कितने मुकदमे बनाते रहे। तो ये एक इंतहाई अजीबोगरीब चीज थी जो कि की गई, और उसमें जब थे तो खैर सारे ही ऐसे बेसलेस किस्म के मुकदमे के जिनके ऊपर रिहाई होनी ही होनी थी, और हो गई रिहाई। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मतलब इनको फौरन रिहा किया जाए। जब पता चला कि जी फौरन रिहाई का हुक्म हो गया अदालत की तरफ से, तो एक और मुकदमा कर लिया जी, क्या कि पुलिस वाले का बटन तोड़ा और जीप को आग लगाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस वालों ने बचा लिया। अब जब इस किस्म के टाइल किस्म के केसेस किए जाएंगे तो मुझे बताएं इनकी क्या बेस। दूसरा भाई साहब, इस वक्त जो हुकूमती पार्टी है, खासतौर पर मुस्लिम लीग नून, उनका ये मौकफ है कि चूंकि इस वक्त फैज हमीद साहब का ट्रायल होने की वजूहात ये आपके सामने आ रहा है कि जनाब फैज हमीद का ट्रायल होगा, उसमें बहुत सारे राज ऐसे खुलने वाले हैं जो कि बानी पीटीआई के लिए या आपकी पार्टी के लिए नुकसानदेह साबित होंगे। लिहाजा ये उनका मौकफ है कि ऐसा क्योस पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि जिसकी वजह से हुकूमत हरकत में आए, लॉ एंड ऑर्डर की एक बुरी सिचुएशन सामने आए और हुकूमत घुटने टेकने पे मजबूर हो जाए। इस पे क्या कमेंट करेंगे आप? देखिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ना, जो फौजी कस्टडी में ट्रायल्स होते हैं, उनकी कोई भी चीज बाहर नहीं निकलती, बिल्कुल सिरे से पता ही नहीं चलता कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वो तो जब सजा दे चुके होते हैं तो फिर बाद में बाहर पता चलता है कि ये हुआ था। तो लेकिन यहाँ पे कैसे सारी खबरें बाहर आ जाती हैं, ये करने वाले हैं और वो करने वाले हैं और वो करने वाले हैं। हमारा तो बेसिक जो चीज है, जो भी वो उन्होंने कहना है, ये whatever, तो वो अपनी बात कर रहे होंगे। वो इतने इमेच्योर आदमी नहीं कि खामखा खान साहब को फंसा रहे हो, क्योंकि खान साहब की जिंदगी का एक पूरा आपके पास बायोडाटा है। जिस दिन से वो पैदा हुए हैं और जिस दिन से उन्होंने क्रिकेट संभाली और बाकी चीजें, और किस किस तरह उन्होंने क्या क्या कुछ नहीं किया, कैंसर हॉस्पिटल से लेके मियाँ वाली कॉलेज और ये और वो फला निमका, उसमें एक उनका पूरा करेक्टर का नजर आता है कि वो आदमी किस करेक्टर का है, क्या चाहता है। भाई साहब, इमरान खान साहब के हवाले से तो ठीक है, पूरा बायोडाटा पूरा पाकिस्तान जानती है, बल्कि पूरी दुनिया जानती है, सिर्फ पाकिस्तान नहीं है। लेकिन ये भी तो हकीकत है कि आपके दौर हुकूमत में जिन लोगों ने फायदा उठाना था, उनके लिहाज से भी फायदा उठाने वालों की तरफ से भी जो है आंखें बंद कर दी गई। और जाहिर सी बात है, इल्जाम तो फिर उस शख्स पे आता है कि जो कि साइनिंग अथॉरिटी हो। इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि बहुत सी ऐसी चीजें हुई हैं जो गलत हुई हैं। आज ही मैं शहबाज गिल साहब का सुन रही थी ब्लॉग, तो उसमें वो यही कह रहे थे कि हम लोग एक्चुअली, जाहिर है सारे के सारे पहली दफा हुकूमत कर रहे थे, उसमें जो लोग पुराने सियासतदान थे वो उनको उस तरह नहीं बता रहे होते थे कि ये चीज ऐसे करनी चाहिए, ये चीज ऐसे करनी चाहिए। कहते एक्चुअली तो बाजवा साहब चला रहे थे और फैज हमीद चला रहे थे गवर्नमेंट की। वो आके उनको बताते थे ये चीज बहुत अच्छी है, इसको ऐसे कर लें, इसको ऐसे कर लें। तो वो खान साहब चूंकि खुद झूठ नहीं बोलते, वो एक पैथेटिक हार्ट के इंसान है, तो वो कभी भी दूसरे के ऊपर यकीन नहीं करेंगे कि ये आदमी झूठ बोल रहा है या मकारी कर रहा है या कोई इस तरह की चीज कर रहा है। उसमें अगर कोई गलतियां इस टाइप की हुई हैं तो हुई होंगी, जाहिर है उनकी चॉइस थोड़ी सी गलत थी, एक तो बुजदार की और एक महमूद खान कोई है सब महमूद खान, अच्छा साहब। तो ये मेरे ख्याल में वो थोड़ी सी इस तरह की गलतियां हैं, लेकिन उसमें भी आप देखें कि खान साहब का उसमें क्या कसूर है। अगर उन्होंने अपनी तरफ से देख के कि ये बहुत अच्छा है, इससे बहुत अच्छा काम करेगा, बहुत छोटे से इलाके से आया है और बहुत सिंसियरिटी के साथ काम करेगा, ये कोई रिश्वत नहीं लेगा या कोई इस तरह की चीजें नहीं लेगा। लेकिन वो बात यही है ना कि जैसे ही आपको ओहदा मिलता है, आपको नजर आती है चकाचौंध सारी, और फिर उस पर फिर आप जो मर्जी कर लें, कोई तो कुछ नहीं कर सकता। नुसरत भाई साहब, मेरी ख्वाहिश होगी कि आप स्टूडियो में आए तो फिर उसके लिहाज से मैं आपसे एक तफसीली और मौजूआत पे भी इन पे बात करूं। फिलहाल मैं आपसे ये जरूर जानना चाहूंगी कि 24 नवंबर के हवाले से, खासतौर पर अगर मैं सिंध को देखूं, कराची को देखूं, तो क्या सूरत हाल है? क्योंकि ये कहा गया है कि आपकी आला क़यादत की तरफ से जो चीजें आ रही हैं, जो एक्टिव आपके रहनुमा, उनके जो बयान हम सुन रहे हैं, वो ये कहते हैं जनाब आप जुम्मे से ही यहाँ पे पिंडी का रुख करना शुरू कर दें और अपने रिश्तेदारों के घर पे या जहां आपको जगह मिलती है वहां आप रहें, उस तरह से आप सेफली वहां पे पहुंच सकते हैं। और प्लानिंग से, बल्कि ये भी इत्तलात है कि इस वक्त पिंडी और इस्लामाबाद में आपके तकरीबन 10,000 कारकुनान, जो आप लोग दावा कर रहे हैं, वो वहां पहुंच चुके हैं। तो क्या सूरत हाल आप देख रही हैं, जबकि गवर्नमेंट ने एक अच्छी खासी तैयारी की हुई है, ना सिर्फ तैयारी की हुई है बल्कि जिस तरह से इस वक्त मोहसिन नकवी साहब के बयान आ रहे हैं, उससे जाहिर होता है कि एक खौफ की भी कैफियत पैदा की जा रही है कि स्टूडेंट्स की डिग्रियां और जो उनके एडमिशन है वो कैंसिल कर दिए जाएंगे, पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड तक पे बात आ गई है। तो इस तमाम सूरत हाल पे आप लोगों की क्या तैयारी है, क्या प्लानिंग स्कीम है आपने? देखिए,
सिंध के हमारे काफी सारे रवाना हो चुके हैं, इसी तरह बलूचिस्तान के लोग भी रवाना हो चुके हैं। मैं खुद भी जा रही हूँ कल या परसों, जैसे भी जो भी होगा, और सब लोग जा रहे हैं। जाहिर है जो पीटीआई का है वो जा रहा है। ये हो नहीं सकता कि इस वक्त जबकि खान साहब को जरूरत है हमारी तो हम वहां पे ना हो। आपको पता ही है किस तरह खान साहब को धोखा दिया गया थ्रू आउट। उनके साथ रहने वाले वुजरा और सारी ऐशियां करने वाले, इतना नाम, फेम और पैसा और पता नहीं क्या क्या कुछ उन लोगों ने कमाया, और जैसे ही मुश्किल वक्त आया उन्होंने पेट फेरी और चले गए। और अब उनमें से बहुत सारे लोग वापसी का भी इरादा रख रहे हैं। अल्लाह करे कि वो कभी वापस ना आए, क्योंकि खान साहब की जिंदगी में अब इस तरह के लोगों की गुंजाइश नहीं है। लेकिन जो लोग सिंसियर थे और हैं वो हैं, और सब लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं। इवन लेडीज, इतनी ज्यादा लेडीज तैयार हो गई हैं कि मैं खुद देख देख के हैरान हूँ कि इतनी हिम्मत जो शायद कभी यहाँ से हैदराबाद ना गई हूँ, वो कह रही थी नहीं हमने तो जाना है, हमने तो भी जाना है। और बाय बस जाने के लिए तैयार हैं, बाय ट्रेन जाने के लिए तैयार हैं। तो लोग जाने के लिए तैयार हैं। आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि 10,000 की इन्फॉर्मेशन मुझे भी है कि वो लोग पहुंच गए। अच्छा है जो लोग पहले पहुंच गए, क्योंकि अभी तो आपको पता है खंदकें खुदेंगी और ट्रंचेस पता नहीं किस किस किस्म के खोदे जाएंगे, फिर कंटेनर्स हर जगह। पिछली दफा आपको पता है 11-11 कंटेनर्स इन लोगों ने एक साथ खड़े किए हुए थे, और गंडापुर और उनकी यूथ ने हाथों से हटाए हैं वो कंटेनर्स। इस कदर मतलब हैरत अंगेज बात है कि भाई को दुश्मन आ रहे हैं तुम्हारे, वो आके यहाँ पे बैठते और चले जाते हैं, उसके अलावा तो कुछ नहीं था। लेकिन ये हर दफा इस किस्म की सिचुएशन क्रिएट करते हैं। कल मैंने पुलिस वालों को देखा, वो मार्च कर रहे हैं हमारे इस्लामाबाद में। क्या आपको पता है किस वक्त होता है? ये फौजी या जो ये पुलिस वाले होते हैं, जब ये खौफजदा होते हैं ना, तो इनको खौफ निकालने के लिए इनको इस तरह के मार्चेस करवाए जाते हैं, जिसमें वो अपने चीफ का भी नाम लेते होंगे और बाकियों के भी नाम लेते होंगे। अच्छा, और अब एक तो होता है कि खौफ ज्यादा किया जा रहा है, ये सब तमाम चीजें हो रही हैं, पुलिस के हवाले से भी आपने बताया। एक मैडम बुशरा बीबी साहिबा की ऑडियो भी इस वक्त सामने आ रही है, जो कि वो अपने लोगों से खिताब करते हुए बात कर रही हैं कि हमारी पार्टी में बहुत सारे मीर सादिक और मीर जाफर जैसे लोग मौजूद होते हैं, और उसके हवाले से कहा गया है कुछ लोग खुद से अपनी गिरफ्तारी दे देते हैं, तो इस बात पे भी नजर रखें। यानी कि पूरा ऑर्गेनाइज कर रही है बुशरा बीबी साहिबा। मेरा चले ठीक है, वो एक पार्टी में है, वो काम कर रही हैं, लेकिन सवाल इस वक्त जो आपके मुखालफीन है वो ये उठाते हैं कि एक तरफ आप मौरूसी सियासत और खानदानी चीजों से दूर हटने की बात करते हैं, दूसरी तरफ बुशरा बीबी के पास कोई आपकी पार्टी का कोई ओहदा मौजूद नहीं है, और वो एक तरफ एक घरेलू खातून के तौर पर डिक्लेयर कर दी गई, उसके बावजूद भी ये वो तमाम पॉलिटिकल एक्टिविटीज में भी है और आपकी पार्टी को वापस से मुतहद करने में आगे आगे भी हैं। इस बात को किस तरह से देखती हैं आप? देखिए, आपको याद होगा कि जब नवाज शरीफ साहब जेल में थे तो कुलसूम नवाज आगे बढ़ के राब्ता कर रही थी सबसे, और सियासी उसमें उन्होंने हिस्सा लिया। फिर जब भुट्टो शहीद हो गए तो नुसरत भुट्टो ने काफी एक्टिव रोल अदा किया। फिर जब बेनजीर आ गई तो फिर वो थोड़ा सा पीछे हो गई, लेकिन फिर भी वो चेयरमैन थी। फिर उसके बाद अभी खैर अभी तो खैर नवाज शरीफ तो कहते हैं मैंने पीछे मुड़ के देखा तो कोई था ही नहीं। तो ये इसमें अगर वो काम कर रही हैं, और वो एक्चुअली इसलिए कर रही हैं कि वो ऑलमोस्ट रोजाना जा रही होती है, उनके मुकदमे जब वो जाती हैं तो जाहिर खान साहब से बातचीत भी होती है। और आपको पता है कि पिछले हफ्ते में पाबंदी लग गई थी जर्नलिस्ट के ऊपर कि खान साहब जो बात करेंगे वो आके अपने बाहर नहीं करनी, क्योंकि जब वो बाहर करते हैं तो सोशल मीडिया पे और ये मेन मीडिया है, इस पे मुसलसल सब कुछ आ रहा होता है। तो उससे बचने के लिए इस किस्म की पाबंदियां लगी। अभी जो है अल्लाह का शुक्र है कि इस वक्त वो हैं कि वो रोजाना जाती हैं और उसके बाद वो वापस भी आती हैं और फिर आके लोगों को बताती हैं, क्योंकि ये बताना बहुत जरूरी है। ये होता रहा है, ये मैंने खुद अपनी आंखों को देखा है कि आधा रास्ता गुजारते हैं, फिर कैद हो जाते हैं, फिर जाके किसी खाने में बैठ जाते हैं सेफली। तो ये वाली चीज जानबूझ के हो रही होती है, और एक नहीं बहुत सारे लोग पूरे पाकिस्तान के उसमें इस किस्म की चीजें हो रही है। लोग ड्रामा करना भी तो जानते हैं ना बहुत अच्छी तरह। एक्टर्स नहीं है लेकिन फिर भी एक्टर्स हैं। अच्छा, तो एक बात का जवाब सिर्फ मुझे शायद आप दे सकती हैं, और भी गेस्ट हमारे साथ हैं, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ पीटीआई का मौक़िफ़। आपके जो मुतालबात हैं इस वक्त, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो मुतालबे जो दो बहुत इम्पोर्टेंट है, एक 26वीं आईनी तरमीम वाला कि इसको ख़त्म किया जाए, एक आप ये बात कर रहे हैं कि जो पॉलिटिकल कैदी हैं आपके असीरान हैं उनको भी बाहर लाया जाए, और एक आपका तीसरा जो है वो मैंडेट वापस करने की बात है कि जनाब जो आपको वोट मिले फॉर्म 45 फॉर्म 47 वाला, ये शायद एक तो किसी सूरत में थोड़ा बहुत मान लिया जाए, लेकिन आपको लगता है कि 26वीं आईनी तरमीम को वापस लेना या मैंडेट को वापस लेना इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है ये पूरा हो सकता है? क्या ये मुतालबात आपको लगता है कि माने जा सकते हैं?
देखिए ये तो बिल्कुल ही मानेंगे, जाहिर है इनकी गवर्नमेंट कायम ही इस बात के ऊपर है। इन्होंने लेकिन जो बहुत बड़ा अपने लिए गड़ा खोदा है हुकूमत ने, वो ये कि अदालत का बिल्कुल सत्यानाश कर दिया। वहां पे जो चीफ जस्टिस साहब हैं उनकी कोई औकात ही नहीं है। सिर्फ आईनी जो कैबिनेट है या क्या उसको कहते हैं, जो भी सूरत में वो फैसला करेंगे। और उन्होंने क्या किया है कि चीफ जस्टिस या कोई और इस तरह की नहीं है, बस हम ही हमें जो कुछ भी है। तो ये और फिर जो एज बढ़ाई है तमाम आर्मी के चीफ्स की और बाकी शोबों के उसकी, तो ये लोग खुद एक्चुअली अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार चुके हैं। और इनको पता चलेगा थोड़ा सा वक्त गुजरने के बाद। लेकिन कल हमारी स्पोक्स पर्सन से बात हो रही थी जेयूआई के, उन्होंने ये बात कही थी कि जनाब, और प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने भी देखी है जब 26वीं आईनी तरमीम का मामला था, आप लोग वॉकआउट करके, वो एक अलग बात है। लेकिन वो ये कह रहे थे कि अगर ये वाली जो सूरत हाल हुई है 26वीं आईनी तरमीम की, ये पूरा कंसर्न था पीटीआई का, पीटीआई हमारे साथ थी। अब वो क्यों इस बात पे एहतजाज करी, ये हमारी समझ से बाहर है, क्योंकि ये तो सब कुछ हुआ ही पीटीआई ने ही तो पूरा ड्राफ्ट फाइनल किया था कि जनाब इस तरह से कर लें और आईनी बेंच वाले मामले कर लें। अच्छा, वो ये बात करे वो तो अलग बात है। दूसरी बात मैं बता दूं कि हमने आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी जो आपके रहनुमा फजलुर रहमान साहब के साथ खड़े हुए थे, और हमारे प्रोग्राम में ही आपके लोगों ने आके कहा कि जब ये हुआ भी नहीं था मामला कि ये वाले मामले की तरफ जाना चाहिए, जो कि लॉयर्स हमारे प्रोग्राम में आए। क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो ये कि हम लोगों ने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया था उस चीज को, जिसकी वजह से जेयूआई के जो कामरान सेनेटर हैं उन्होंने फिर उसको ड्राफ्ट किया दोबारा से और किया। फिर मुलाकातें होती रही, एक जाता था उनके घर, दूसरा जाता था, तीसरा आता था, चौथा जाता था, यहाँ के फजलुर रहमान के कोक ने कह दिया मैं जा रहा हूँ, मुझसे नहीं इतना खाना पकता। तो इतना ज्यादा उन्होंने होस्ट किया सबको, उसमें हमारे भी थे, नून लीग के भी थे, पीपल्स पार्टी के बिलावल भी हर वक्त मौजूद रहते थे। तो मसला ये है कि जो चीजें की गई थी वो तो उस वक्त पास हो गई, लेकिन 26वीं तरमीम तो बाद में हुई है। वो तो जो 26वीं तरमीम का ये वाला जो उसका अदालतों का था और एज बढ़ाने का, ये तो बाद में हुआ है, ये उस वक्त तो नहीं हुआ ना। तो वैसे भी हमारे लोगों ने कहा था कि हम खान साहब के पास जाएंगे, उनसे मिलेंगे और फिर बहुत शुक्रिया नुसरत भाई साहब, आपका मौकफ आया और मैं चाहती हूँ कि मैं इस बात को थोड़ा सा क्लियर आवाम के सामने भी होना चाहिए क्या मसाइल थे। छोटा सा ब्रेक लेते हैं और प्रोग्राम हमारा जारी है। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं और मुझे ज्वाइन कर चुके हैं ब्रिगेडियर रिटायर फारूक हमीद खान साहब। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। फारूक हमीद साहब, पहले तो आपसे पूछना चाहेंगे कि अभी खैबर पख्तूनख्वा में जो नाखुशगवार वाकया हुआ है, ये वाकया क्यों नहीं थम रहे हैं, हम क्यों मामलात को नहीं संभाल पा रहे हैं, जबकि एक अच्छी स्ट्रेटजी हमें नजर आती है। हम एपेक्स का इजलास भी देखते हैं और फौरन से अगर इस किस्म के इजलास में जो मौकफ इख्तियार किया जाता है उसके बाद इस तरह का वाकया होना, ये दुश्मन हमें क्या बताना चाहता है और हम इस चीज को कैसे सोचें जहां हम सेफ महसूस करती है पाकिस्तान की आवाम, फिर ऐसा एक वाकया हो जाता है। क्या कमेंट करेंगे आप? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। देखिए जी, पहली बात यह है कि मैं ओवरऑल जनरल बात करता हूँ कि पाकिस्तान के दुश्मन जो हैं दहशतगर्द हैं, जो भी आप उनको कहें, चाहे पाकिस्तान के अंदर जो बैठे हुए हैं, जो अफगानिस्तान अक्रॉस द बॉर्डर हैं या इंडिया में हैं, जिधर भी हैं, उनका मकसद ये है कि पाकिस्तान को किसी तरह अपने पैरों पे खड़ा ना होने जाए, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज रखा जाए, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरनल इंस्टेबिलिटी क्रिएट किया जाए, दहशतगर्दी हो, लोगों को मारा जाए, सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमले हो। ये तो मैं और जब पाकिस्तान में हमने खुद उनको मौका दिया है, जो पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और एक पॉलिटिकल तनाव जो चल रहा है पाकिस्तान में कितने अरसे से, तो जारी बात है दुश्मन को तो हमने प्लेट में रख के ये मौका दे दिया कि आए जी आप हम पे हमला करें। एक तो ये बात, जब तक पाकिस्तान में पॉलिटिकल हालात ठीक नहीं होंगे, पॉलिटिकल मामला ठीक नहीं होंगे, पॉलिटिकल पार्टी आपस में बैठ के मामला को हल नहीं करेंगी, उस वक्त और इंटरनल स्टेबिलिटी नहीं होती, सियासी इस्तेकाम नहीं आता, आप देखेंगे ये दहशतगर्दी के हमले ऐसी चीजें जारी रहेंगी। नंबर 1। नंबर 2, ये कुर्रम पे आ जाते हैं। देखिए, ये पहली मर्तबा नहीं है, ये खास इलाका है कुर्रम पारा चिनार। यहाँ पे अपने दो जो बड़े मसलक हैं हमारे दीन के, वो उनके लोग रहते हैं। और ये कितनी दिहाइयों से मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे इनकी आपस में खूनरेज लड़ाई होती है, झड़पें होती हैं,
फौज को आना पड़ता है, कई मरतबा फौज उनके तमाम इलाकों को टेक ओवर कर लेता है, बाजारों को टेक ओवर कर लेता है। मुझे तो आज भी वो दिन याद है जब यहाँ पे बाकायदा पूरी टैंक रेजिमेंट जो है उसको मूव किया गया था। आज से 20-25 साल पहले हालात इतने खराब हो गए थे, रास्ते बंद हो जाते हैं, फिर उसके बाद जो दहशतगर्द क्रॉस द बॉर्डर वो उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो फायदा उठाते हैं। और ये जो यहाँ पे जो कबायली हैं मुख्तलिफ मसलक के, वो फिर उनकी दुश्मनी आपस में जमीनों पे कब्जे अगर ब्रिगेडियर साहब मैं अगर आपकी बात को लेके चलूं तो बतौर साफी मेरे जहन में सवाल उठता है कि फिर रियासत की रेट कहाँ है, क्या हम उसको कायम करने में नाकाम है? नहीं, आपका सवाल बिल्कुल जायज है और आपका जो कंसर्न है वो बिल्कुल जायज है, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम जो है वो तो जाहिर बात है वो तो एक्सपेक्ट करते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस इस सूरत हाल को कंट्रोल करेंगे। लेकिन मसला ये है कि आपने देखा नहीं कि जब भी पाकिस्तान में ये क्वेटा को आप देख लें, क्वेटा में आपने नोट नहीं किया कि कितनी मरतबा हमारे जो हजारा भाई हैं उन पे हमले किए गए और उनको कितना उनका जो बल्कि मैसेकर हुए उनके वहां पे। इसी तरह खुर्रम और ये जो दील और ये जो पाराचनार के इलाके हैं, यहाँ पे शदीद तनाव है। कई मरतबा लास्ट चंद हफ्ते पहले जो हंगामे हुए थे उसमें बकायदा फौज ने, सिक्योरिटी फोर्सेस ने जाके उनके आपस में मुज़ाकरात कराए, उनको बिठाया, डिप्टी कमिश्नर फलां जितने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं वो उनको बिठाते हैं, फिर उनके आपस में जरगे होते हैं, फिर वो वहां पे मसालियत होती है। हमारे बिल्कुल सिक्योरिटी के लोग इन्वॉल्व होते हैं, फौज के लोग इन्वॉल्व कि भाई मामला ठंडा हो जाए, ये आपस में जो खून रेज़ हो रही है इसको रोका जाए। लेकिन अब बात ये है कि ये एक ऐसी सूरत हाल है कि मेरा ख्याल है कि अब इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूँ कि वहां के लोग जो हैं वो बजिद हैं। वो फिर क्या होता है कि ऐसे मौके पे इतनी वो दुश्मनी है, इतनी दुश्मनी, इतनी नफरत है कि अब आपने देख लिया कि ये मैसेकर हो गया, 40-50 लोग जो हैं उनको शहीद कर दिया गया। और पहाड़ों से, और ये आपकी बात सही है कि ये जो लोग पब्लिक व्हीकल में थे, आम गाड़ियों में जो जा रहे थे, पाराचनार और पेशावर के दरमियान जो जगह थी वहां पे उनको सिक्योरिटी फोर्सेस के जो एक कहते कॉन्वॉय है वो उनको सिक्योर कर रहा था, किसी तरह इनको सेफ पैसे मिल जाए और ये लोग इनको ट्रांसपोर्ट करें। अब आप मुझे ये बताएं कि जब जहां तक हमारे सिक्योरिटी के फोर्सेस इन्वॉल्व हैं कि वो आम पब्लिक गाड़ियों को कॉन्वॉय को सिक्योरिटी कवर दे रहे हैं, लेकिन पहाड़ों से जनाब बड़ी तादाद में वो लश्कर आता है, वो दहशतगर्द आते हैं और वो जो है वो उसी अपोजिंग मसलक के लोग हैं जो भी हैं। और वो दुश्मनी ऐसी है कि उन्होंने, आप देखें, एक बहुत बड़ा सानिया जो है वो क्रिएट कर दिया। और मैं आपको आज बता रहा हूँ। जी 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 ब्रिगेडियर जी 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 सर, आप कंटिन्यू कीजिएगा। मेरी प्रिडिक्शन ये है कि पाकिस्तान के, और अच्छा ये भी बता दो कि कुछ ऐसी कुव्वतें पाकिस्तान से बाहर वो चाहते हैं कि ये लोग लड़ते रहे आपस में। अफगानिस्तान में लोग चाहते हैं कि ये लोग लड़ते रहे, क्योंकि जब दोनों ग्रुप लड़ रहे होते हैं तो उनकी मदद के लिए वो फिर बाहर के लोग वहां पे पहुंच जाते हैं कि भाई ये हमारे ग्रुप जो है ये कमजोर है, इसको रीइंफोर्स करो ताकि दूसरे ग्रुप के जो है उनको मारा जाए। सो ये एक अनएंडिंग झगड़ा है, अनएंडिंग फ्यूड जो है ये चल रहा है। मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान के ये जो हमारे जो रिलीजियस लीडर्स हैं, सीनियर मोतबर रिलीजियस लीडर एट द हाईएस्ट लेवल, भाई उनको बीच में इन्वॉल्व होना चाहिए। सारा काम फौज पे छोड़ देते हैं, सारा काम सिक्योरिटी फोर्स पे छोड़ देते हैं। ठीक है, पुलिस का काम है। सर, अगर हमारे लीडर्स इस वक्त इस बहस पे पड़े कि वीपीएन जायज है और नाजायज और शरई है, जब इन बातों पे गुफ्तगू होगी तो आगे फिर क्या मामला निकलेंगे? यही होगा। हमारे आर्मी चीफ ने क्या कराची में कल बात की है, उनका जुमला आपने सुना है, बहुत ही मीनिंगफुल बात की आर्मी चीफ ने। उन्होंने कहा है कि हमारे फौजी जवान, एफसी के लोग, अफसर रोज शहादतें दे रहे हैं कि वो जो गवर्नेंस, अब गवर्नेंस तो फौज का काम नहीं है, निजाम हुकूमत जो है वो तो ये सियासतदान, ये पॉलिटिकल पार्टी चलाती है। मैं इसी क्वेश्चन पे आने चाह रही थी और मैं आपसे बात करूंगी। मैं इस बात को इसलिए सेकंड करूंगी कि बलूचिस्तान में शोहदा के घरों पे जाके मैं खुद उनसे मिल चुकी हूँ। क्यों लोग तनकीद करते हुए भूल जाते हैं कि वो भी किसी का बच्चा है, वो भी कहीं आपके लिए मर रहा है बॉर्डर्स पे, उसकी जान का क्यों नुकसान हो रहा है? जरा सा इस बात पे भी ख्याल रखना चाहिए। तनकीद बड़ी आसानी से हो जाती है। और सर हमारे साथ ही रहेगा फारूक हमीद खान साहब, असद महमूद साहब भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं इस प्रोग्राम में, आपको वेलकम करते हैं।
थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी। असद महमूद साहब, अभी हम खैबर पख्तूनख्वा में होने वाले मामले पे डिस्कस कर रहे थे और बड़े अच्छी बात उन्होंने खुल के बताई है। मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि 18वीं तरमीम के बड़े समरात हैं कि आप सूबों पे इंडिविजुअल जो है वो हुकूमतें होती हैं, एक निजाम चलाया जाता है, उससे नीचे जनाब आपकी बल्दियात आती है, चीजें नॉर्मल होती हैं। ये केपी के मामला तो अपने नहीं संभलते हैं और दूसरी जगह पे उनकी क़यादत हम देखते हैं तब वो पॉलिटिकल चीजों में बिजी हैं। आप किसी भी सूबे की बात करें, हम केपी की खास तौर पर इस वक्त बात कर रहे हैं, किस तरह से मामला चलेगा अगर सियासी तौर पर वो मुस्तहकम खुद ही नहीं हो पा रहे, तो आगे प्लानिंग्स किस तरह से होंगी कि जनाब वहां पे अगर फिरका वारियत है तो उसको खत्म किया जाए या और कोई प्लानिंग्स की जाए? ये कब तक चलता रहेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में मुझे बुलाने का। मैं ये जरूर कहूंगा कि इस वक्त अगर ना सिर्फ ये कि खैबर पख्तूनख्वा की आप बात करें, जो बाकी सूबों की अगर आप बात करें तो आपको किसी तरह की कोई, अगर गवर्नेंस की आप बात करें और कोई शख्स ये सोचे कि नहीं ये जो मिनिस्टर्स हैं या जो उनके चीफ मिनिस्टर हैं, इनका एक ही फोकस है कि इन्होंने अपने सूबे की खिदमत करनी है, जो लोगों को मुश्किलात है उनको दूर करना है और कोई अवाम की बेहतरी का कोई काम करना है, ऐसी तो मैं आपसे कहूंगा डॉक्टर साहब कोई सूरत हाल नजर नहीं आती। ना वो खैबर पख्तूनख्वा में है, ना वो पंजाब में, ना वो सिंध के अंदर है, ना बलूचिस्तान के अंदर है। तो सर्टली ये एक आम शहरी के लिए तो ये बहुत ही तकलीफ दे अमल है कि व्हाट इज हैपनिंग अराउंड। अगर हम बात करें स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा की, हाँ मैं आपने जो सवाल किया मैं उससे मुत्तफिक हूँ कि वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं गंडापुर साहब, उनका जो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्होंने अपने सूबे के हालात को देखना है, सूबे को देखना है, सूबे को चलाना है, नज़्म व नफ्स को देखना है। तो मे बी एक सिस्टम है ना जो ओवरऑल पूरे मुल्क में जैसे चल रहा है, डीसीज हैं, पुलिस है, ये सब कुछ चल रहा है। बट अदर देन दैट आप ये कहें कि नहीं जो पॉलिटिशियंस हैं, जो रूलिंग पार्टी है, वो किसी तरीके से बहुत ज्यादा मुतहर्रिक नजर आते हैं कि नहीं लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर फोकस करें, लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करें। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नजर नहीं आता और यही सिचुएशन मैं समझता हूँ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बहुत ज्यादा प्रोनाउंस है। एंड दैट समथिंग वेरी वेरी सीरियस। आप अगर कोई भी वाकया होता है और उसको आप फिरका वारियत के साथ अगर आप जोड़ दें तो देन हु इज रिस्पॉन्सिबल? सर्टली वहाँ का एक डिवीजन हेडक्वार्टर है, फिर उसके साथ डीसी आते हैं, एसीज आते हैं, दे आर दी वन। और फिर आप उससे कि चलो भी ठीक है अगर कबायली इलाके भी है, अब तो नो अमलदारी के अंदर आते हैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के, बट इसके बावजूद भी वहाँ पे जो खवानीन हैं या जो बाकी लोग हैं उनके साथ जो एल्डर्स हैं और वो तमाम लोग जो कि ओवरऑल मैटर करते हैं, नोटेबल्स हैं, उन सबको इस सारी सिचुएशन के अंदर एंगेज करना बड़ा जरूरी है। और उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आती है, पुलिस आती है, और उनको कौन गाइड करता है? उनको चीफ मिनिस्टर या फिर इंटीरियर मिनिस्टर, दे आर दी वन हु आर रिस्पॉन्सिबल। एंड अनफॉर्चुनेटली ये सूरत बिल्कुल आपको एब्सेंट नजर आती है। इसका मतलब हम सब पॉलिटिक्स में हैं। मतलब अगर वो केपी में एक शख्स भी जो है उसकी जान गई है और इस तरह से गई है तो दर्द तो तमाम पाकिस्तानियों के दिल में है और इतनी शहादतें हो जाती हैं। हमने वहां पे बलूचिस्तान में भी शहादतें देखी हैं, अभी हम केपी में भी देख रहे हैं, लेकिन फिर भी हम सियासत कर रहे हैं। सर मेरे साथ ही रहिए क्योंकि ब्रिगेडियर रिटायर फारूक हमीद साहब भी मेरे साथ मौजूद है। फारूक हमीद साहब आपकी तरफ आएंगे। एक तरफ हमने जो मुद्दा उठा रहे हैं अपनी तरफ है, दूसरी तरफ हम इस पॉलिटिकल क्योस जो है वो क्योस हम उरूज पे देख रहे हैं। इस वक्त हम देख रहे हैं कि बहुत सी नफरी वहां पे इस्लामाबाद बुला ली गई है, मुज़ाकरात चल रहे हैं, फाइनल कॉल्स की बात हो रही है। ये क्या हम पाकिस्तान से पॉलिटिकल पार्टी सिंसियर नहीं या मौजूदा गवर्नमेंट नहीं चाहती कि मसले हल हो? क्योंकि इस वक्त जो मुज़ाकरात करने की बात की जा रही है वो तो मुझे किसी सूरत नहीं लग रहा कि जो पॉइंट्स दिए गए उस पर बात हो सकेगी। मामला हल कैसे होगा? देखिए, मैं कहीं भूल ना जाऊं, मैं वो पिछली जो बात थी उसमें एक चीज हाईलाइट करना चाह रहा हूं। अभी हाल ही में 7 पुलिसमैन हैं, उनको अगवा किया गया था, गलिबन ये बन्नू में था, लकी वर्मत में। लेकिन मैं क्रेडिट देता हूं कि केपी की गवर्नमेंट ने, देखते उनकी जिम्मेदारी है, उन लोगों ने फिर वो कबायली जिरगे और ये तमाम ऐसे मामला करके और वो जो जिन लोगों ने अगवा किया था उनसे बातचीत करके उन लोगों को छुड़ा लिया, 7 पुलिसमैन को। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि ये केपी गवर्नमेंट की एक बड़ी जिम्मेदारी है
कि कुर्रम और दीर और पाराचरा इस डिस्प्यूट में उनको तो 24 आवर्स उनको अलर्ट पे रहना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनकी जिम्मेदारी बनती है, फिर पुलिस आती है और एफसी फौज तो बहुत बाद में आती है। सो ये कहीं गवर्नेंस का एक फेलियर तो ठीक है, वो एक एरिया प्रॉब्लम है जो चला आ रहा है कितनी दहाइयों से, लेकिन फिर भी केपी गवर्नमेंट जारी बात है वो और मामलों में फंसी हुई है, एहतजाज पॉलिटिक्स, अभी मैं आपसे बात करता हूं। तो एक तो ये, और दूसरा एक मैं बात कर दूं गवर्नेंस की। देखिए आप मुझे बताएं, हमने लकी मरमत और बन्नू में और एक दो और जगह पे अपना साबिक फाटा में पुलिसमैन की, वो पुलिस वालों ने को हड़ताल की थी दहशतगर्दी के हवाले से, वो जब अंडर प्रेशर आए थे आज से 1.5-2 महीने पहले। चले ओके, शुक्र है वो भी रिजॉल्व हो गया मामला, बड़ी खुशरूबी के साथ, नुकसान नहीं हुआ। आप मुझे ये बताएं, कभी आपने पाकिस्तान की तारीख में आपने देखा है इस्लामाबाद पुलिस, हमारी फेडरल पुलिस, मैं तो खुदा की कसम देख के बिल्कुल चौंक गया और मुझे बड़ा शौक मिला कि इस्लामाबाद पुलिस, वो जनाब इस्लामाबाद वो जो अंदर ब्लू एरिया डी चौक के आगे, वहां पे वो जुलूस निकाल रही, पुलिस जुलूस निकाल रही। भाई आप फ्लैग मार्च करें, आप सरकारी गाड़ियों में फ्लैग मार्च करें, आपकी वो पेट्रोलिंग व्हीकल्स हैं, गाड़ियां हैं, मोटर बाइक्स हैं, वेपन्स के साथ करें, शो ऑफ फोर्स बिल्कुल आपका हक बनता है क्योंकि आपने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है। लेकिन ये किसने हुक्म दिया, किसने इजाजत दी कि हमारे पुलिस के जो एहलकार हैं, जिसमें अफसर शामिल थे, वो जनाब जुलूस निकाल रहे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं? देखें, ये होता है गवर्नेंस का मामला। The Prime Minister of Pakistan should see and the Interior Minister कि ये किन्होंने ये इस किस्म का काम किया था। पुलिस वाले वर्दी में और जुलूस निकाल रहे हैं, खुदा का नाम ले, हम क्या देख रहे हैं पाकिस्तान में। लेकिन अब मैं आपके सवाल पे आता हूं। देखें 24 अपना नवंबर को, अब ये भी आज हैरानी की बात है, 2 दिन से पूरा मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सब बता रहा है कि जनाब एक लेवल पे कम्युनिकेशन है, बातचीत चल रही है। 2 मरतबा गंडापुर साहब इमरान खान साहब को बानी पीटीआई को जेल में मिलने गए हैं और 2-2 घंटे की मुलाकातें हैं। पहले तो ये होता था पीछे 15 दिन कि जनाब लोग उनके लीडर जाते थे, उनको वहीं से उनको पकड़ अरेस्ट कर लिया जाता था। सो इतनी सख्ती, फिर सडनली इतनी नरमी और बातें हो रही हैं और वो पॉइंट सामने आ रहे हैं कि वो प्री कंडीशंस क्या हैं 24 नवंबर को खत्म करने के लिए एहतजाज। लेकिन आज हमारे मोहतरम इंटीरियर मिनिस्टर कहते हैं कि जी वो तो कोई कम्युनिकेशन हो ही नहीं रहा। भाई फिर या कौन गलत बयानी कर रहा है, पाकिस्तान के अवाम के साथ गलत बयानी ना करें। भाई आप बता दें कि जनाब हाँ को गवर्नमेंट का कोई हाई लेवल पर्सन था जिसने उनके साथ राब्ता किया और फिर वो बातचीत जो है वो फेल हो गई। और अभी 24 नवंबर को अभी ये एहतजाज मैं तो देख रहा हूँ, उस वक्त हाई कोर्ट ने भी एक फैसला दिया है, वो तो उन्होंने कानून के मुताबिक ठीक फैसला दिया है कि ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि आइन के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जो कवानीन है उसके मुताबिक प्रोटेस्ट होना चाहिए, कोई लोगों का नुकसान नहीं होना चाहिए, कोई आम लोग जो हैं जो शहरी हैं उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं आना चाहिए, इस किस्म की तमाम चीजें, सिक्योरिटी के मामला। तो मैं ये देख रहा हूं कि ये अगर 24 नवंबर को अब बात तो खत्म होगी वो डायलॉग की, ये वो तो वो फिर अंडर दी वो तो साइड पे हो गया। तो लोग अगर आते हैं तो अल्लाह ना करे वायलेंस हो, अल्लाह ना करे कि वहां पे कोई बहुत ज्यादा कुछ खून खराबा हो जाए। ठीक है, मैं इतना देखता हूं कि कुछ लोग आएंगे, टीयर गैस भी होगा, लोग अरेस्ट भी होंगे, पकड़े भी जाएंगे। अगले दिन शाम को फिर आपको खबर मिलेगी कि जी डी चौक या ब्लू एरिया जो है, जो मेन एवेन्यू है, उसको क्लियर करवा लिया गया और बस दैट इज इट। हालांकि इतनी जो हाइप क्रिएट की जा रही है। अच्छा, मैं आपसे मजीद बात मैं बात करना चाहती हूँ आपसे, और बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट है। असद महमूद साहब से मैं एक पॉइंट उनका भी लेना चाहूंगी। असद महमूद साहब वहीं पे आसपास मौजूद है, आप क्या सूरत हाल है, अगर आंखों देखा हाल हम देखें, क्या आपको कोई गहमा गहमी नजर आ रही है, कोई ऐसी चीज जो अनहोनी से लग रही हो आपको? डॉक्टर सना, अगर देखा जाए तो पिंडी और इस्लामाबाद के जो लोग हैं और इवन कारोबारी लोग भी जो हैं और आम आदमी भी जो है, जो दोनों शहरों के दरमियान सफर करते हैं, ये पिछले कई सालों से ऑलमोस्ट 1 दहाई से ज्यादा अर्सा हो गया है कि इन दोनों शहरों ने बहुत ज्यादा सफर किया है। इनकी चाहे तजारती सरगर्मियों की बात करते हैं, बच्चों के स्कूलों की बात करें, लोगों के कारोबार की बात करें, मुलाजमतों की बात करें, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। और ऐसा लगता है कि जो शख्स भी है उसको मौका मिलता है
तो वो इस्लामाबाद, पिंडी इस्लामाबाद पे चढ़ाई करने के लिए दौड़ आता है। और हकीकत में मैं आपको बताऊं, इस वक्त अगर देखा जाए, क्योंकि 23 तारीख से उन्होंने कहा कि हम शहर बंद करना शुरू करेंगे और उसकी जो इंटरनेट वगैरह उसको बंद करेंगे, तो लोग अभी से ही आप कह लें कि आप फील करते हैं कि एक थोड़ा सा परेशानी एक हर एक शख्स के चेहरे पे, दोनों ट्विन सिटीज के अंदर, कि भाई व्हाट आर वी गोइंग टू डू। चले भी ठीक है, सैटरडे है, फिर संडे है, इसके बाद मंडे है, आगे आगे सारे दिन आते हैं। तो जिंदगी बड़ी एक्चुअली मुश्किल है। और मैं एक जरूर कहना चाहता हूँ, अनफॉर्चुनेटली इस वक्त हमारी तमाम की तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज है ना, ये बिल्कुल भी अगर आप ये कहें कि नहीं ये पाकिस्तान के साथ हैं या पाकिस्तान की बात करती है, नो नॉट एट ऑल। ये बिल्कुल इंडिविजुअल गेम प्ले कर रही हैं, ये अपने मफादात के लिए काम कर रहे हैं। मुल्क, कौम, या फिर आप ये कहें कि आम आदमी के लिए किसी तरीके से ये सोचें, नहीं ये तो एक्चुअली इनके एजेंडे के अंदर एक लिहाज से है ही कोई नहीं। आप मुख्तलिफ टीवी टॉक शोज के ऊपर आप देखते हैं, वो ऐसा लगता है कि जैसे एक पार्टी का जो शख्स है या मेंबर है या रिप्रेजेंटेटिव टीवी पे बैठा है, वो दूसरी पार्टी को चैलेंज कर रहा है, उनको इश्तियाल एक लिहाज से दिला रहा है। और आप यकीन माने, आप देखें ना, अब ढेर सारी बातें होती हैं। क्या कभी किसी ने सोचा है कि हम अपने मुल्क को हम किस सिमत में लेके जा रहे हैं? मतलब दुनिया किधर जा रही है और हम पाकिस्तान को एक लिहाज से किधर लेके जा रहे हैं? यानी आप ये सोचिए, कहते हैं कि पूरी दुनिया में इस वक्त जो सबसे ज्यादा नकल मकानी हो रही है, जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, वो पाकिस्तान से हो रहा है। और सो फार कहते हैं 16 लाख लोग जो हैं वो उस एक साल के अंदर पाकिस्तान से बाहर चले गए हैं, चाहे वो पढ़ाई के लिए, चाहे मुलाकातों के लिए। मैं आपकी बातों से सोचने मजबूर हो गई, क्योंकि आप दोनों वो हजरात हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए सर्व किया है, सर्व कर रहे हैं। और एक होता है कि हम यहाँ बैठ के कोई बाय द वे कॉमेंट कर लें, लेकिन आप वो लोग हैं दोनों ही जिन्होंने काम किया है पाकिस्तान के लिए और अपनी जान देने के लिए भी तैयार हैं। एक छोटा सा ब्रेक है, मैं मजीद बात करना चाहूंगी तमाम चीजों पे। प्रोग्राम जारी है। हाजिर है जनाब फारूक हमीद साहब की तरफ चलते हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब, ये बड़ी इंटरेस्टिंग आपने एक बात कही कि बातें मुज़ाकरात की भी हो रही हैं, पहले मिलने नहीं दिया जा रहा था, फिर लोगों को 2-2 घंटे की मुलाकातें भी करवाई जा रही हैं, फिर कहा जाता है कि किसी की मुलाकात नहीं हुई है। ये क्या सिलसिला है? क्योंकि अगर हम ट्रूली एक बात करें तो जराए तो ये कहते हैं जनाब मुलाकात भी हुई है, 2 घंटे की भी हुई है। ये भी कहा गया है कि उनसे बानी पीटीआई ने कहा है कि जनाब मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं होने चाहिए, मुज़ाकरात करने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ जो पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स ऐसे तो है नहीं, अगर हम उसको लॉजिकली सोचें कि मौजूदा हुकूमत मान जाएगी, चाहे वो ठीक हो या गलत हो। क्या कहते हैं आप? देखिए जी, आपकी बात सही है कि वो पॉइंट जो है वो उसमें इमीडिएटली तो कोई ऐसा नजर नहीं आता कि उसमें कोई आगे पेशरफ्त हो। हाँ ठीक है, कुछ केसेस हैं वहां पे कोई मजीद लोग जो हैं, जो लाहौर में खासकर सीनियर लोग, उनको रिलीज दिया जा सकता है, एक वो भी तरीका है। लेकिन मसला सारा क्या हो गया, जो हमारी परेशान कुल सूरत-ए-हाल है, एक पॉलिटिकल डेडलॉक रिजॉल्व नहीं हो रहा पाकिस्तान में। और एक सूबे, मुल्क का सूबा जो है केपी, उनकी कन्फ्रंटेशन चल रही है विद द फेडरल गवर्नमेंट, विद द गवर्नमेंट इन इस्लामाबाद, विद द एस्टैब्लिशमेंट। ये ठीक सिचुएशन नहीं है पाकिस्तान की इंटरनल सलामती और इंटरनल स्टेबिलिटी के लिए। मैं दोबारा जुमला बोल रहा हूँ, पाकिस्तान के दुश्मन जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर से ऑपरेट कर रहे हैं या पाकिस्तान के बाहर से, वो इस वक्त धमाल डाल रहे हैं। वो कहते हैं भाई इससे बेहतर हमें क्या मौका मिल सकता है कि हम पाकिस्तान के अवाम पर, पाकिस्तान के लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस पे हम हमले करें। ये तो हमें बड़ी आइडियल अपॉर्चुनिटी मिली है। दूसरी बात ये है कि हाँ, एक बात होगी कि अगर ये हो भी जाता है एहतजाज नवंबर 24 वाला, तो इस पे पीटीआई को एक फायदा है सिर्फ, जो मैं देख रहा हूं, कि एक बहुत बड़ा हाइप क्रिएट हो गया इंटरनेशनल लेवल, सारे फोकस इंटरनेशनल लेवल। देखें ना, बरतानिया की पार्लियामेंट, कनाडा की पार्लियामेंट, अमेरिका की पार्लियामेंट, उनके लॉ मेकर सब जो है उनका फोकस उसका पाकिस्तान के ऊपर है। ह्यूमन राइट्स, ब्ला ब्ला ब्ला, ये तमाम चीजें, इमरान खान की रिहाई वगैरह। तो अब आप देखें जब ये लॉन्ग मार्च होगी, और अभी वो देख रहे हैं कि हर दूसरे दिन यहाँ पे हमारे फौजी अफसर जवान जो है वो शहादतें दे रहे हैं और दुश्मन को भी मार रहे हैं, वो फौजियों को भी मार पड़ रही है, उनको भी खत्म किया जा रहा है। लेकिन एक लड़ाई तो चल रही है ना, तो बाहर के लोग जो बैठे हैं वो उनका सारा फोकस पाकिस्तान पे है। और आज जो 50 के करीब लोग, फारूक हमीद साहब, आपकी बात को लोग दिल से समझे, मैं आपकी बात को सेकंड करती हूँ। मैं सिर्फ इतना कहती हूँ कि अगर आप पाकिस्तान से मुखलिस हैं तो समझना चाहिए, हर शख्स को इंडिविजुअल समझना चाहिए कि सियासत कहाँ हो रही है और पाकिस्तान की बात खुदा के लिए फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान सब लोग बैठ जाएं,
नहीं तो ये मामला और खराब ना हो जाए, डर इस बात का है। हमें पाकिस्तान की अपनी जो यकजहती है, पाकिस्तान की इंटीग्रिटी जो है, अभी बलूचिस्तान में ऑपरेशन का ऐलान हो गया है, भरपूर ऑपरेशन। मैं तो समझता हूँ कि मैं इस पे बात करती हूँ आपसे, और बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप उठा रहे हैं। इकबाल अडवाणी साहब भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, आप तजियाकार हैं सर, आपको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। थैंक यू। इकबाल अडवाणी साहब, एक तरफ हम मुल्क की सलामती की बात कर रहे हैं, अभी हमने देखा कि एक्सपो में जो हमारी दिफाई नुमाइश लगी है उसमें तकरीबन 500 के करीब जो है मुख्तलिफ ममालिक से नुमाइंदगान आए हैं जो उसके कवरेज कर रहे हैं। हम पाकिस्तान को पोर्ट्रेट करने जा रहे हैं पूरी दुनिया के सामने। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि केपी में एक नाखुशगवार वाकया होता है, और साथ ही साथ ये हम पॉलिटिकल क्योस भी देख रहे हैं जो कि हमें 24 नवंबर को सुनने में आ रही है। लगता है एक हाइप क्रिएट कर रहे हैं दोनों तरफ से, चाहे हुकूमत हो ये हो। मामला कहाँ जा रहा है? एक तरफ हम अच्छा इमेज पैदा करने की कोशिश करते हैं, हमारे पास समिट्स भी बहुत हो रही हैं, नुमाइंदगान भी आ रहे हैं, दूसरी तरफ मामला संभलने पे नहीं आ रहे। पाकिस्तान कहाँ जा रहा है? देखिए, पहले तो मैं आपको ये बताऊं, जो आपने जो डिफेंस की जो एग्जीबिशन के हवाले से कहा, देखिए इसकी वजह से पाकिस्तान की इमेज तो दुनिया में बहुत अच्छी बनती जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप अगर कह रहे हैं तो हमारे को एक्चुअल जो प्रॉब्लम है वो हमारे इंटरनल प्रॉब्लम है। इंटरनल सिक्योरिटी पे हमको काम करना पड़ेगा, उस पे हम समझे नाकाम है, अभी तक काम नहीं कर पा रहे। तो जहां तक आपने कहा कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, लेकिन पाकिस्तान फिर भी बहुत अच्छा जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जितनी मायूसी फैलाई जा रही है उतने बुरे हालात नहीं है। हाँ, इंटरनल सिक्योरिटी पे पाकिस्तान को ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए, और मुझे लगता है उस पर दे भी रहे हैं। हमारी जो लॉ एंड ऑर्डर जो मेंटेन करती है जो सिक्योरिटी, वो उस पर बहुत काम कर रहे हैं। लेकिन अभी आपको मैं बताऊं, ग्लोबली ऐसे हालात हो गए हैं कि कुछ भी हो सकता है दुनिया में भी। अभी आप यूं नहीं समझे कि सिर्फ पाकिस्तान के हालात खराब हो गए हैं, पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं हर जगह प्रॉब्लम है। आज की जो करंट सिचुएशन आप देख रहे हैं, जो रसिया ने जो अटैक किया है जो यूक्रेन ने, तो ये जो जितने भी वेस्ट कंट्री हैं, ये जो अमेरिका, ये खुद भी काफी प्रॉब्लम्स में है। अगर हम ये सोचते हैं कि हम उनकी तरफ देखेंगे, वो ह्यूमन राइट्स की बात करेंगे तो हमको कोई प्रॉब्लम, वो कुछ भी नहीं कर सकते खुद के, वो अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर लें, बड़ी बात है। वो हर उस जगह पे इंटरफेरेंस करते हैं जहां इनका कोई मफाद होता है। ना इनको डेमोक्रेसी से प्यार है, ना इंसानी हुकूक से प्यार है। अगर इंसानी हुकूक से प्यार होता और इंसानी हुकूक के ही अलमबरदार बनते हैं तो मुझे बताएं, इसराइल में जो हो रहा है, जो फलस्तीन में हो रहा है, तो तब कहाँ गए हैं? आज इंटरनेशनल कोर्ट ने आज जो एक पीस मुआहिदा करने के लिए कहा तो अमेरिका ने वीटो कर दिया। तो ये किसी के भी नहीं है, ना इनको पाकिस्तान में कोई इंटरेस्ट है, इनको हर जगह अपने मफादात में इंटरेस्ट है। हाँ, अगर आप कोई भी चीज हम पाकिस्तान में करेंगे, उसमें वो उन्हें कहीं ना कहीं अपना मफाद ढूंढना है। ना वो पीटीआई के हैं, ना नून लीग के हैं, ना पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट के हैं, वो अपने मफादात के लिए हैं। तो आप ये सोचना भूल जाए कि वो क्या सोच रहे हैं और उनको क्या प्रॉब्लम आ रही है। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, वो अपने मफादात को देख रहे हैं। अब रहा सवाल पाकिस्तान का, पाकिस्तान के हालात, इंटरनल सिक्योरिटी के अगर पाकिस्तान कंट्रोल कर ले तो पाकिस्तान बहुत अच्छी पोजीशन में आज की तारीख में है। देखिए, अब हम लोग डिफेंस इक्विपमेंट, असला, ड्रोन्स ऐसे बना रहे हैं जिसकी दुनिया में डिमांड है। तो पाकिस्तान का इतनी प्रॉब्लम नहीं है जितनी प्रॉब्लम हम लोग डिबेट कर करके कह रहे हैं। पाकिस्तान के आगे जाके हालात बहुत अच्छे हो जाएंगे, बस शर्त यह है कि पाकिस्तान अपने इंटरनल सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग कर ले, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। आपकी तरफ आते हैं फारूक हमीद खान साहब। मामला हमें भी हम देखते हैं कि बेहतर नजर आ रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो सिलसिला चल रहा है, जाहिर सी बात है हम इस बात से तो इनकार नहीं कर सकते कि पीटीआई के वोटर सपोर्टर नहीं है, लेकिन साथ साथ ये जहनों से खेलना और नफ्सियाती तौर पे जो एक असरअंदाज हो रहा है एक आम पाकिस्तानी पे, इसको किस तरह से देख रहे हैं आप? नहीं, आपकी बात सही है। मैं कहता हूँ आम पाकिस्तानी जो वो इसके बहुत मेंटली परेशान है कि ये रोज एक तो ये दहशतगर्दी के जो वाकयात हो रहे हैं, इंटरनल स्टेबिलिटी के जो मामला हैं, और ये जो हमारे फौजी अफसर जवान जो है वो शहीद हो रहे हैं। बेशक बड़ा सख्त मुकाबला और बहुत ठीक ठाक हम उनको मार रहे हैं दहशतगर्दों को, तो आम आदमी पे एक इफेक्ट तो होता है, थोड़ा डिमोरलाइज तो होता है कि भाई ये हाउ डू वी गेट आउट ऑफ द सिचुएशन। और लेकिन मैं फिर कहूंगा, इंटरनल सिक्योरिटी इज लिंक्ड विद योर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी।
आप अगर मुल्क में सियासी इस्तेहकाम हो, पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो एक नॉर्मल डेमोक्रेटिक प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, पार्लियामेंट अपने नॉर्मल तरीके से काम कर रहे हैं, जिस वक्त पार्लियामेंट के अंदर लड़ाइयां हो रही हैं, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया है कि एक सूबा वो महाजराई की मोड में आ गया है कितने अरसे से बिटवीन विद द फेडरल गवर्नमेंट, तो कैसे इंटरनल सिक्योरिटी जो है वो आप करेंगे। और मैं दोहरा रहा हूं बात को कि दुश्मन जो है वो तो बड़ा खुश है, वो तो इसका फायदा उठाता है, तो हमने दुश्मन को फायदा उठाने नहीं देना और उसकी चाबी हमारे हाथ में है, और वो यही है कि हम पॉलिटिकल डायलॉग के जरिए मसाइल को हल करें। जितना भी मामला मुश्किल हो भी सानिया एपीएस हुआ था, मुझे बताएं कितना खौफनाक सानिया था, याद है ना आपको क्या हुआ? ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस इंक्लूडिंग इमरान खान, सारे लीडर बैठे इंक्लूडिंग द आर्मी चीफ, और कैसे फैसला हुआ नेशनल एक्शन बैंक का, कैसे फैसला हुआ ऑपरेशन ज़र्ब अज़द का, और जनाब उड़ा के रख दिया फौज ने और एयरफोर्स ने शुमाली वजीरिस्तान में जो दहशतगर्दी का एपिसेंटर था। पूरी दुनिया कहती थी कि इनको यहां से निकालो, लेकिन नुकसान हुआ इन द सेंस के 10 लाख बंदा आईडीपी बना था वहां पे। लेकिन मैं कहता हूं रियासत पाकिस्तान ने वो चैलेंज एक्सेप्ट किया, और इसलिए चैलेंज एक्सेप्ट किया तमाम पॉलिटिकल पार्टी, पाकिस्तान के 20-22 करोड़ अवाम, वो बिल्कुल जो है एक होके उन्होंने कहा दहशतगर्दी का मुकाबला करें। तो हम नेशनल यूनिटी की बात करते हैं, जब ये पॉलिटिकल हंगामा रही होगी तो नेशनल यूनिटी जो है वो आपकी इफेक्ट होती है। बलूचिस्तान की जो खवातीन है वो बाहर निकली हुई है, भाई वी हैव टू विन द हार्ट्स एंड माइंड ऑफ द पीपल ऑफ बलूचिस्तान। ऑपरेशन करें दहशतगर्द के खिलाफ, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो है वो आफ्टर ऑल वो मौज मेले की तो नहीं है ना, वो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस की नहीं है, उनका भी काम है डिलीवर करना गवर्नेंस को, उनकी भी बड़ी जिम्मेदारी है। सिर्फ फौज की जिम्मेदारी नहीं है कि पाकिस्तान को वो इन तमाम हालात से निकाले, इकोनॉमी की अब हमारी हम एक तरफ बात करते हैं तमाम इदारों को अपनी लिमिट्स में लेके काम करना चाहिए, दूसरी तरफ जिस इदारे का जो काम नहीं है वो नहीं कर रहा, तभी तो वैक्यूम क्रिएट हो रहा है। इकबाल एडवानी साहब आपकी तरफ आएंगे, यहाँ पे सूरत हाल है, एक तरफ पीटीआई का एहतजाज जो है उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? आखिरी आपसे लम्हों में सवाल पूछेंगे, किस हद तक कामयाबी आप देख रहे हैं कि कर सकेंगे या मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे? देखिए, पीटीआई का जो एहतजाज है ना, उसका मेन जो मकसद है ना, जैसे मैं आपको पूरा एक सेंट्रल आइडिया दे दूं, उसका जो मेन पॉइंट है खान साहब कहते हैं कि मुझे छोड़े तो एहतजाज खत्म होगा। अब इस पे बात कर रहे हैं, यही इनकी जो आज की जो इन्होंने इंटरव्यू दिया है उसका आप अगर सेंट्रल आइडिया निकालें तो वो यही है कि खान साहब का मकसद है कि खान साहब को छोड़ दिया जाए, इनकी जमानत हो गई है हाई कोर्ट से, नहीं तो एहतजाज करेंगे। अब रहा सवाल दो किस्म के, देखिए पीटीआई दो तरह से चल रही है, एक तो वो है जो पाकिस्तान में है, एक है जो पाकिस्तान से बाहर है। जो पाकिस्तान से बाहर है उनको पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है, उनको कुछ फेस तो करना नहीं पड़ रहा, तो वो इतने भारी भरकम बयान दे देते हैं जिससे पैनिक फैल जाता है। मकसद कहने का ये कि आज इन्होंने बयान दिया वहां से इनकी जो टीम है शहबाज गिल साहब ने, तो बैरिस्टर सेफ के बारे में इन्होंने क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। तो बैरिस्टर सेफ कौन है? बैरिस्टर सेफ को तो अली अमीन गंदापुर ने लगाया है, और अली अमीन गंदापुर तो खान साहब के आदमी है। तो मकसद कहने का ये वो वहां से क्रिटिसाइज करके यहाँ का माहौल खराब कर रहे हैं। एहतजाज मुझे नहीं लगता कामयाब हो, या तो मुज़ाकरात हो जाएंगे तो बेहतर है, बाकी तो मुझे नहीं लगता कि ये एहतजाज में बहुत ज्यादा कुछ हासिल कर लें। एक ही हल है डायलॉग के बगैर कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। हुकूमत को भी एक स्टेप पीछे होना चाहिए और डायलॉग करने चाहिए, और पीटीआई को भी डायलॉग करने चाहिए। अगर तसादुम में जाएंगे तो किसी को फायदा नहीं होगा। देखें एक चीज मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान है तो इन लोगों की सियासत है ना, अगर पाकिस्तान नहीं है तो सियासत कहां पर करेंगे? तो जितनी भी सियासी पार्टियां हैं, जितनी भी जमातें हैं, समूल एस्टेब्लिशमेंट, देखिए पाकिस्तान है तो आप सब लोग हो, अगर पाकिस्तान नहीं है तो आप कहां हो? तो इसलिए अपने ईगो से निकलना चाहिए, इनको डायलॉग्स करने चाहिए और सबको यानी झुकना पड़ेगा। अगर कोई कहते कि बस 100% मेरी बात मानी जाए तो फिर इसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा। पीटीआई को भी ये सोचना पड़ेगा, हुकूमत को भी ये सोचना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया इकबाल एडवानी साहब हमारे साथ मौजूद है, ब्रिगेडियर फारूक हमीद खान साहब हमारे साथ मौजूद है, असद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद है, नुसरत वाहिद साहब हमारे साथ मौजूद है। हमारे वजीर आजम साहब का बड़ा अच्छा सा बयान कल कानों में गुजर रहा था, जब बोलते हैं तो बड़ा अच्छा लग रहा होता है कि जनाब इस वक्त हमें सोचना है कि पाकिस्तान की तरक्की के लिए क्या करना है, हम क्या दर्दों की सियासतें करते रहेंगे, तमाम चीजें थी, पॉजिटिव पैगाम था। लेकिन जब
किसी एक को सोचना है तो दूसरे को भी सोचना है कि वाकई एक कदम किसी को तो पीछे हटना पड़ेगा, कहीं तो बात लाके खत्म करनी पड़ेगी, वरना अगर इसी तरह से चलता रहा तो आप पाकिस्तान के मुस्तकबिल को क्या कर रहे हैं। जो आपके जितनी भी डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं वो तमाम धरे के धरे रह जाएंगे अगर आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं लाते हैं। मेरे मुल्क पे वो हुक्मरान आए जो वाकई मेरे मुल्क के मुस्तकबिल की हिफाजत करें। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिएगा। खुदा हाफिज।